हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र। आप सभी का वेलकम आपके अपने प्यारे से परिवार इंग्लिश विद पुष्पेंद्र में। मैं आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। आइए कनेक्ट हो जाइएगा और एक बार सेशन अच्छा लगे तो आप सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के जो भी स्पॉटिंग एरर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को थारोली कवर करने वाले हैं इन आ सिंगल वीडियो। ठीक है, तो हालांकि अभी तक यूट्यूब में कहीं भी इस तरीके का प्रोसीजर नहीं है जैसे सिंगल वीडियो में पूरे स्पॉटिंग एरर बाय एरर हम लोगों ने एक साथ किए हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिएगा, पहले तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हमारा मेन पर्पज क्या है, इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है। दैट इज एसएससी सीएचएसएल जो कि अपकमिंग एग्जाम है आपका, होपफुली बेहतर हो। इसके लिए पहले से आपको दुरुस्त होना पड़ेगा। अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, वाइंड अप नहीं हुआ है, तो भी आप साथ ही साथ ये जितने भी मैं सीरीज करा रहा हूँ उनको ज़रूर करते जाइएगा। कहीं से भी कैसे भी तैयारी कर रहे हो अपने प्रिपरेशन को एज यूजुअल रखिएगा और साथ ही साथ आप ये क्वेश्चंस जरूर टॉपिक वाइज सभी कराने वाला हूँ मैं, एक एक करके सभी आप कवर करते जाइएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के बारे में। ठीक है, टॉपिक आपका है स्पॉटिंग एरर और इसके पहले हम लोगों ने सेंटेंस इंप्रूवमेंट टॉपिक जो था उसको कवर अप कर दिया है। 2022 में जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे इन अ सिंगल वीडियो। ठीक है, तो आज हम स्पॉटिंग एरर की बात करेंगे और कल वाले लेक्चर में आपका फिलअप वाला होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला। तो पहले अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और उसके बाद हम लोग इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए स्पेशली अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2022 क्लियर करके इस तरीके से है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, अगर इससे ना मिले तो इसके आगे ENG और जोड़ दीजिएगा, इसका मतलब इंग्लिश, एसएससी सीएचएसएल 2022 इंग्लिश। ठीक है, मेरी पिक होगी वहाँ से आपको, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि PDF से पूरी वहीं मिलने वाली है आपको। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज अ गुड मूड। ठीक है, राहुल क्या करता है, बहुत अच्छा गाता है जब वो एक अच्छे मूड में होता है, ये कहना चाह रहा है बेसिकली। ठीक है, देखिए कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर सॉल्व करते समय जो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी वो ये होती है कि हम डायरेक्ट आंसर पर जंप कर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें डायरेक्ट आंसर पर जंप नहीं करना है, हमें क्या करना है बेसिकली सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, पहले आप पार्ट बाय पार्ट चेक करेंगे तभी आप सही तरीके से स्पॉट एरर को टैकल कर पाएंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बंधु कि राहुल सिंग्स, सही है, आपने राहुल लिखा है, राहुल के साथ क्या लिखा है आपने, सिंग्स लिखा है। ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में क्या करते हैं एस या ES लगाते, सही है। इसके बाद कह रहा है कैसे गाता है, वो आगे बताना चाह रहा है स्वीट। ठीक है, अब जब किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं तब भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कि वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए मैं आपको बताऊं जो आपने पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इजिली समझ सकें। तो यहाँ पर कह रहा है सिंग्स, कैसे गाता है, सिंग्स हाउ। देखिए जब किसी भी वर्ड में आप हाउ लगा देते हैं तो उसका जो रिप्लाई होता है, जो आंसर आता है वो एक एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वीट है वो आपका एक एडजेक्टिव है, इसकी जगह हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत है, दैट इज स्वीटली। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ एडजेक्टिव में हम ly लगा करके क्या बना देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली। ठीक है, होपफुली। और यहाँ पर पार्ट कौन सा आपका इनकरेक्ट होगा, तो वो होगा दैट विल बी फर्स्ट। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, बेसिकली फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम है। होपफुली पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। आइए, सी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। ठीक है, अच्छा अपोलोजाइज करता उससे पहले उसने क्या कर दिया, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब फिर से अगेन वही बात, मैं हर बार एक ही बात कहूँगा, जब भी कॉमन एरर के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें सॉल्व करिए। देखो क्या कहना चाह रहा है, सी के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप तोड़ने गए तो सी सब्जेक्ट हो गया, हैड आपकी वर्ब हो गई, और हैज हैव हैड के साथ आप क्या करते हैं, वर्ब की बेसिकली थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर जो रिजाइन लिखा हुआ है ये गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए बंधु, इसकी जगह होना चाहिए था रिजाइंड, ठीक है। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप लगाएंगे तो वो रिजाइन के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, दैट इज रिजाइंड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सी हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। और एक बात अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट में एक जगह पास्ट है तो पूरे में आपको पास्ट ही यूज करना है, दूसरा कोई भी टेंस यूज नहीं करना है, ना ही प्रेजेंट ना ही पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली किस पार्ट में प्रॉब्लम है, दैट विल बी फर्स्ट, दैट विल बी फर्स्ट। कुछ ही ऐसी वर्ब होती है, लिमिटेड वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेती है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप को अब आप तोड़िए तो बड़े आसानी से कर पाओगे। आफ्टर अ लॉन्ग फन फील्ड डे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा था चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद स्लेप्ट लिखा है, स्लेप्ट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और स्लीप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे हम याद रखें कि कौन सी वर्ब है जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव लगाना है, ठीक है, या नहीं लगाना। तो बेसिकली यार ना लगाने वाली बात कर रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर कीप कहीं पर आप लिखते हैं मूव है, टर्न है, मूव है, टर्न है, क्वालिफाई है, ठीक है, बात है, रेस्ट है, बात है, रेस्ट है, ठीक है। ये ऐसी वर्ब है, और इन्हीं में स्लीप है, ठीक है, ये ऐसी वर्ब है, हाइड है, ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ हम प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करते। आप कहेंगे सर ये रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस का मतलब जिन वर्ड्स के साथ, ठीक है, जब आप किसी प्रोनाउन के साथ ऐसी एलएफ या ऐसी एलवीएस लगा देते हैं तो वही क्या होता है, प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस होता है। तो बेसिकली इन सभी वर्ब्स के साथ आपको कोई भी ऐसा प्रोनाउन नहीं लिखना है जिसमें सेल्फ या फिर सेल्ज लगा हो, ठीक है। तो याद रहेगा कुछ वर्ब ऐसी है जिनके साथ हमें प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करना है, लाइक मूव, टर्न, क्वालिफाई, ठीक है, बाथ, रेस्ट, स्लीप, हाइड, और इसी तरीके से आपका हाँ लास्ट वाला हाइड है। तो ये ध्यान दीजिए इनके साथ सेल्फ या सेल्स वाले वर्ड नहीं यूज करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्ट नंबर सेकंड आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि स्लीप के साथ इसने देमसेल्व्स लिख रखा है जो कि गलत है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लगाओगे तो पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। चलिए मैं चीज़ों को ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपने अगर चीज़ें कम भी पढ़ी हैं तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, समझ पाए इजिली किस तरीके से एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। और देखिए बंधु एक बड़ी अच्छी बात बता दूँ, अगर आप रिसेंट में 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लगा लेंगे तो अगर आप कुछ ना भी पढ़ें, ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको इतना हेल्प करेंगे कि आपका मोर देन 70-80% तक स्कोर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है उसके साथ साथ आपका कॉमन सेंस कितना काम करता है, क्योंकि सेंटेंस हूबहू नहीं देगा, उसी के पैटर्न पर क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव आ मेमोराबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। तो हर एक मेंबर को, जो टीम का हर एक मेंबर है वो रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है वो आगे बता रहे हैं, मेमोराबिलिया रिसीव करता है ना, आफ्टर द मैच इज ओवर, जैसे ही मैच ओवर हो जाता है तब। तो देखो बंधु कुछ नहीं करना है, आसानी से ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर लिख रहा है ईच मेंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जो लिख रहा है ऑफ द टीम, ठीक है, ये बन गया आपका पीओ। पीओ का मतलब प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट बन गया वो आपका क्या बन गया, ईच मेंबर। और जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए सिंपल सी बात है कि ईच और एवरी जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये छोटे छोटे पॉइंट अगर नहीं पता है तो आप पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना। तो ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर,
ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर। ईच और एवरी जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ईच मेंबर सिंगुलर है ऑफ द टीम, रिसीव नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। रिसीव प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ते हो, देखिए एक चीज़ और समझना, कभी भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे और सब्जेक्ट के बाद कितना भी लेंदी सब्जेक्ट हो और उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो देयर इज ओनली वन टेंस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे पढ़ते आप बहुत ज़्यादा है, पढ़ा भी आपने बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो यहीं से है, किससे, ये आपका कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक अच्छी बात और बताता हूँ मैं आपको कि जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो उस दौरान आपको मिलेगा कि 2022 में स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन बहुत कम दिए गए। किसी सेट में एक क्वेश्चन है, किसी में वो भी नहीं है। तो जिन बच्चों को स्पॉटिंग एरर में दिक्कत आती है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में 2022 में खास तौर से नहीं देखने को मिले हैं। तो ये आपके लिए खुशी की बात है। फिलअप बढ़ा दिए उसने, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बढ़ा दिए। अगर स्पॉटिंग एरर कम दे रहा है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बढ़ाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कम दे रहा है तो फिर स्पॉटिंग एरर बढ़ाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ईच मेंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीव करोगे तो पार्ट नंबर बेसिकली आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। होपफुली क्लियर होगी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आर फूड प्रेफरेंसेस, वी बोथ लव साउथ इंडियन डिलीसीज, है ना। अब ये क्या कह रहा है, इवन दो एक कंजक्शन होता है, इसका मतलब होता है यद्यपि, ये कंट्रास्ट बताता है, हमेशा कंट्रास्टिंग नेचर वाला आपका कंजक्शन होता है। कौन, इवन दो का मतलब यद्यपि। वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यद्यपि हम जो दो लोग हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो एक तो पॉइंट अगर यहाँ पर आप नोट करना चाह रहे हो तो डिफरेंट के साथ आप क्या लगाते हो, फ्रॉम, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, दो लोगों के लिए ईच अदर आता है। ठीक है, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, each other are used for two persons and one another is used for more than two। क्लियर, तो जो each other है बेसिकली दो के लिए and one another दो से ज़्यादा के लिए। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर ईच अदर इन आर फूड प्रेफरेंसेस, यद्यपि हम जो दो लोग हैं, ठीक है, दोनों के दोनों फूड प्रेफरेंसेस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, मुझे लौकी पसंद है, उसको लौकी नहीं पसंद है। ठीक, मुझे हरी सब्जी पसंद है, उसको नहीं पसंद है। तो इसका मतलब है दोनों की जो फूड प्रेफरेंसेस हैं उनमें बिल्कुल डिसिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। और देखिए एक बात और समझिएगा, जब भी आप दो या इवन दो या आल दो लगाते हैं तो इनके साथ सेंटेंसेस में बट का यूज ना किया करें, क्योंकि दोनों सेम तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। जो मीनिंग दो या इवन दो देता है वही मीनिंग आपका बट देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अवॉइड करें। ठीक, दूसरी बात आप क्या कह रहे हैं, अगली क्लॉज यहाँ से स्टार्ट है, वी बोथ, हम दोनों, लव्ज, अभी आप पढ़ करके आ रहे थे कि अगर कभी भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। whenever first form of the verb comes after the sentence, after the subject, the tense is present indefinite। और जब भी present indefinite होगा वहाँ पर अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या करते हो, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आएगी आपको, बेसिकली क्या समझ में आएगी कि वी बोथ जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आपको लिखना चाहिए लव, ना कि लव्ज। क्लियर, क्योंकि सब्जेक्ट व्हेन एवर आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल वी कैन नॉट यूज एस ऑब्लिक ईएस विद द मेन वर्ब। क्लियर, तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम बंधु क्या है, वो पार्ट नंबर 3 में प्रॉब्लम है। वी बोथ के बाद यहाँ पर लव होना चाहिए थी, ना कि लव्ज। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वॉज मेड। ठीक है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए अगर आप इस सेंटेंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको बाय द टाइम के बारे में सही जानकारी होगी। एक फ्रेज होता है, वो फ्रेज होता है बाय द टाइम। ठीक है, तो आइए देखिए इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कैसा हो जाएगा, बेसिकली आसान हो जाएगा।
सेंटेंस में कहीं पर भी अगर आपको बाय द टाइम मिलता है तो बाय द टाइम के साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बेसिकली बंधु दो काम कर सकते हो, या तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा लीजिए, पास्ट परफेक्ट, या फिर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा लीजिए। ठीक है, ये दोनों ऐसे टेंसेस हैं जो बाय द टाइम के साथ आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट विथ बाय द टाइम, है ना। तो बाय द टाइम के साथ आपको लगाना है। और यहाँ पर देखिए, बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वॉज मेड, है ना। और जब ये बाय द टाइम लगा रहा है, यहाँ पर इसने टेंस लगा रखा है प्रेजेंट का परफेक्ट, जो कि हैज बीन लिखा है। अब कुछ बच्चे कहने लगते हैं हैज बीन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो आईएनजी तो डेफिनेटली होगा, श्योर हो। तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या करोगे, यहाँ पर हैड लगा लीजिए, हैड बीन। या फिर अब देखो दूसरा ऑप्शन एक और आपका हट गया कि अगर आप सोचो कि विल हैव बीन लगा ले, तो वो यहाँ से हट गया क्योंकि वॉज मेड लिख रहा है। वॉज मेड का मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो उसने एक हिंट भी दे दिया कि दोनों में लगना कौन सा है। लगा तो दोनों सकते हैं, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट बाय द टाइम के साथ, लेकिन 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 बंधु लगेगा कौन सा, ये बात उसने और क्लैरिफाई कर दी। कैसे क्लैरिफाई कर दी, वो बाद में वॉज मेड लिख करके और क्लैरिफाई कर दी। इसका मतलब है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हैज बीन नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैड बीन। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, तो बाय द टाइम के साथ याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिल लॉक इन आवर विलेज। ठीक है, ये इस क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा, आपको पता है ना स्पॉटिंग एरर में 4 पार्ट होते हैं, उनमें से आपको इनकरेक्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो देखो द रिवर सही है, फ्लोड क्लियर, बिसाइड्स। अब यहाँ पर दो प्रपोजिशन के बारे में आप जानते होंगे, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अक्सर इससे रिलेटेड ये क्या करता है, प्रॉब्लम दे देता है कि आपसे जानने की कोशिश करता है, डू यू नो, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, जबकि बिसाइड्स का मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर, बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है के बगल में, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर, बिसाइड्स मतलब एक्सक्लूडिंग को छोड़कर। तो जो रिवर है वो कहाँ बह रही है, वो कह रहा है हिल लॉक के बिल्कुल बगल में, है ना। तो यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा बंधु, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिसाइड, बाय द साइड ऑफ। ठीक है, और करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्लोड बिसाइड्स नहीं होगा, फ्लोड बिसाइड इज योर करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देयर इज मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन दी कम्युनिटी। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक एक तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे तोड़ोगे, जरा ये बात समझिएगा। कह रहा देयर इज मैनी वेज, है ना, मैनी वेज, मैनी वेज मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। जब भी देयर से सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को नहीं यूज करना है। वर्ब बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है, जो उसका रियल सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट है कौन, मैनी वेज। मैनी वेज डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या आना है, तो यहाँ पर आएगा आर, देयर आर मैनी वेज। जब आप लिखते हो देयर वॉज अ किंग, ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा स्टेटमेंट और ये पॉइंट हमेशा के लिए क्लियर। आपने क्या कहा, देयर वॉज अ किंग, क्लियर। अब आपने जो वॉज डिफाइन किया है यहाँ पर, वो किसके अकॉर्डिंग है, देयर के अकॉर्डिंग या फिर अ किंग के अकॉर्डिंग। तो इस सेंटेंस में जो रियल सब्जेक्ट है दैट इज अ किंग, ये आपका क्या है, ये आपका रियल सब्जेक्ट है। जबकि देयर जो है दिस इज आर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है वो वर्ब डिफाइन नहीं कर सकता, जो रियल सब्जेक्ट होता है वही वर्ब डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर आएगा देयर आर मैनी वेज, इसलिए हमने किया। तो यहाँ पर पार्ट नंबर आपका हो जाएगा दैट विल बी 4th। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, कल से यात्रा कर रही है एलिना, है ना। देखिए, जब सिंस और फॉर के साथ आप टाइम लगाते हो तो ये क्वेश्चन बार बार आप पढ़ोगे, और एग्जामिनर का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जब भी आप सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, सिंस या फिर फॉर के साथ क्या लगता है, टाइम लगता है। सिंस या फॉर के साथ टाइम, है ना। तो इसके साथ क्या करते हो, इसके साथ आपको लगाना होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे तो सिंस यस्टरडे यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज ट्रेवलिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा
हैज बीन ट्रेवलिंग। क्लियर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाइए, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे तो हैज बीन लगाना पड़ेगा आपको। तो एलिना जो कि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। आइए बढ़ते बंधु। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। रोनाल्डो जो है, ठीक है, जो कि बहुत ही नामी प्लेयर है, वो फुटबॉल का एक बहुत ही फेमस प्लेयर है, ऐसा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। कुछ नहीं करना बंधु, बस आप आसानी से ध्यान दीजिए। रोनाल्डो कोई दिक्कत नहीं, एज करेक्ट है। आप फेमस प्लेयर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा ऑफ द फुटबॉल। एक बात बताइए, देखो एक छोटा सा क्लियर दे रहा हूँ और हमेशा के लिए बात क्लियर रखिएगा कि जब भी आप किसी गेम या स्पोर्ट का नेम लिखते हैं तो उसके साथ हमें आर्टिकल नहीं यूज करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, गेम या फिर स्पोर्ट के नेम के साथ हमें क्या नहीं लगाना, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, मतलब जीरो आर्टिकल आएगा। जीरो आर्टिकल मतलब आर्टिकल का यूज ना होना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्या कह रहा है, दूसरी बात समझिएगा। जब हाँ यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, किसी कप या ट्रॉफी की बात करें, कप या ट्रॉफी की बात करें तो फिर आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो जीरो आर्टिकल, लेकिन कप या ट्रॉफी, जैसे आप कहते हो T20 वर्ल्ड कप है ना, आप बोलते हो रणजी ट्रॉफी है ना, तो उस केस में फिर आर्टिकल दा लगा रहे होंगे। लेकिन 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 बंधु, उसने कहा क्रिकेट, उसने कहा हॉकी, उसने कहा फुटबॉल, ठीक है, तो उस केस में हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है बेसिकली। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो लिख रहा है द फुटबॉल, ये गलत होगा, इसकी जगह आएगा रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, डायरेक्ट लिखिए। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 4 आपका कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, बढ़ते आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि जो भी कार पार्किंग स्लॉट में है वो तुम्हारी है, ठीक है, इसको लेकर के मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। सेंटेंस इज सेइंग लाइक दैट। क्लियर, तो क्या करोगे बंधु, बिल्कुल आसान सी बात यहाँ पर समझिएगा। देखो एक बात बताओ, आप जानते हो योर and yours, what is the difference between these two words? This is our possessive adjective and this is our possessive pronoun, और possessive adjective always followed any noun, है ना। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन को फॉलो करते हुए चलता है, जबकि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो नाउन को फॉलो नहीं करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इज इन द पार्किंग स्लॉट इज योर्स। यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं आया तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा योर्स, है ना। तो जब भी नाउन आएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन नहीं आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर इज योर जहां लिखा है वहां पर होना चाहिए था इज योर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आई गोज टू द स्कूल एवरी डे इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, है ना। क्या भाई मैं मौसम की परवाह नहीं करता, मौसम की परवाह किए बगैर मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ये कहना चाह रहा है। एक बात बताइए, ये कॉमन एरर के क्वेश्चन तो बड़ा बच्चों वाले दे रहा है यहाँ पर, CHSL की अगर हम बात करें तो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब आप देखेंगे आई क्या होगा, सब्जेक्ट। सर कैसा सब्जेक्ट होता है, सर प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में SES नहीं लगाते हैं, तो आई गोज नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, आई गो आएगा। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th, ठीक है। तो ये बनेगा आई गो टू द स्कूल एवरी डे इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, ठीक है। मौसम की परवाह किए बगैर मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलता है। फातिमा एंड साना हैज बोथ टेकन दी वैक्सीन। फातिमा और साना दो ऐसे लोग हैं, दो ऐसे लेडीज हैं, ठीक, दो ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो फातिमा एंड साना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। तो देखिए एक सिंपल सी बात आप जानते हैं, जब भी एंड लगाते हैं आप, एंड क्या करता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश का सुप्रीम कोर्ट, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, जैसा पहले वैसा बाद में, है ना। तो ये क्या करेगा, सिंपल सी बात समझिएगा कि इसके पहले अगर प्रॉपर नाउन है इसके बाद भी प्रॉपर नाउन, क्लियर। और दोनों प्रॉपर नाउन, एंड का मीन्स होता है प्लस करना, तो 1 + 1 = 2, तो सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल, है ना। तो जो सब्जेक्ट बन जाता है वो सब्जेक्ट कैसा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो फातिमा एंड साना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आएगा, वॉज आएगा, हैव आएगा, आर आएगा। अब वैसे तो देखो आपने आंसर में से एक हटा दिया,
वो आपने हटा दिया सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड हटा दिया। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट वैसे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए नहीं गए हैं, इंस्ट्रक्शंस इसमें ये होना चाहिए था, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, क्लियर। अब एक बात बताओ, ये वाला भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ हैज लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको प्लूरल चाहिए, प्लूरल में आपके पास वर है, हैव है और आर है। अच्छा एक बात बताओ, जब आर के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये पैसिव बन जाता है, और यहाँ पर पैसिव नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटेंस कुछ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि फातिमा और साना दोनों ने वैक्सीन ले ली है, तो इसका मतलब है ये वाला भी ऑप्शन हटा, क्योंकि ये पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा वर के साथ भी सेम कहानी, थर्ड फॉर्म लगाओगे तो इट मेक्स पैसिव, है ना, ये पैसिव बना देगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एलिमिनेट हुआ। और गाइज आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? दैट विल बी थर्ड, दैट विल बी थर्ड। फातिमा एंड साना हैव बोथ टेकन दी वैक्सीन। होपफुली क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। और 14 में आते हैं। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजंट ग्रोज ऑन ट्रीज, ठीक है, अक्सर हर एक के बॉस ये बात कहते हैं कि भाई पैसा जो है वो पेड़ में नहीं उगता है ना। चलिए तो देखो यहाँ पर अगर आप केवल सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, ठीक है, और एक एक वर्ड पर आपकी पैनी निगाह नहीं है, तो फिर वो जो स्पॉटेड पार्ट है वो आपका छूट जाने वाला है, स्किप हो जाने वाला है। अब देखिए मेरे पास, मेरे साथ साथ, माई बॉस कीप्स, माई बॉस सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर तो कीप सही है। टेलिंग, कीप के बाद जीरंड लगाते हैं, जीरंड मतलब आईएनजी वर्ड नाउन, ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। मी करेक्ट हो गया। ऑल द टाइम, पूरे समय ये बात बताते रहते हैं मेरे पास, क्या? दैट मनी डजंट ग्रो। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात, कि जब आप डू डज लगाते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनता है, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसा करते हैं कि डू डज लगाने के बाद V1 के साथ एस या ES भी लगा दें? ठीक है, ये बात तो नहीं होती। जब आप डू डज लगाते हैं तो उसके साथ डायरेक्ट V1 यूज करते हैं, ना कि V1 के साथ एस या ES। तो यहाँ पर जो ग्रोज लिखा है ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था बंधु ग्रो। दैट मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे जो हैं वो पेड़ों पर नहीं उगते, ये कहना चाह रहा है। दैट्स वाई पार्ट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द बर्ड्स फ्लू फास्टली एबव एज वी स्टूड इन आर टेरेस, है ना। बर्ड्स जो है वो उड़ी, कैसे उड़ी? बड़ी तेजी के साथ। अब देखो अभी ये बात की थी हमने कि एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वो वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है, सिंपल सी बात। तो द बर्ड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फ्लू, और कैसे उड़ी वो आगे बताना चाह रहा है। तो देखिए फास्ट वर्ड जो होता है ना, अगर इसके बारे में जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो वो जान लीजिए। फास्ट दोनों का काम करता है, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज एडवर्ब, ठीक है, ये दोनों का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका इनकरेक्ट पार्ट होगा वो फास्टली नहीं होगा, फास्ट होगा। जैसे कहा जाए ही रन्स फास्टली, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखो ये ऐसे लिखा, ही रन्स फास्टली, ठीक है गाइज, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि फास्ट का एडजेक्टिव भी वही होता है और एडवर्ब भी वही होता है, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फास्टली एबव नहीं होगा, यहाँ पर फास्ट एबव होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, सुचिता विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। सुचिता विल हैव टू वेट अनदर मंथ, ठीक है, वेट करना चाहिए था बिफोर सी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर, जब तक कि उसके लेटर का रिप्लाई नहीं आ जाता। अब देखो एक बात बताओ, कुछ नहीं करना है आपको, हो सकता है सेंटेंस लेंदी लग रहा हो, प्रॉब्लमेटिक लग रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस उतना ही आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। एक बात बताइए, विल लगा रहा है, विल मीन्स फ्यूचर, विल मीन्स फ्यूचर, और आपने रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट इज पास्ट। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या ये बात संभव है कि फ्यूचर और पास्ट एक साथ लगा ले, है ना? क्या ये संभव है कि फ्यूचर और पास्ट एक साथ लगा ले? ये तो इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि अगर पास्ट होगा तो पूरे में पास्ट होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आप देखिए एक चीज़ समझिए, स्टार्टिंग में उसने क्या दे रखा है, फ्यूचर, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा रिसीव्ड। आप फ्यूचर के साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड, दैट विल बी थर्ड। बिफोर सी रिसीव्ड होगा, ना कि बिफोर सी रिसीव्ड होगा। रिसीव्ड लिखोगे तो पास्ट बन जाएगा, रिसीव्ड लिखोगे तो प्रेजेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वेन एवर ही इज ऑन अ हॉलीडे ही ट्रेवल्स बाई फूड टू द टेम्पल नियर बाई। जब कभी भी वह हॉलीडे में होता है, छुट्टी में होता है, ही ट्रेवल्स बाई फूट, वह पैदल चलता है, टू द टेम्पल नियर बाई, जो पास के मंदिर में उसे जाना होता है वो पैदल चल करके जाता है। ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि स्टेटमेंट आपको पढ़ने में, ठीक है, एरर फ्री लग रहा हो, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम है बंधु। क्या प्रॉब्लम है, बाई फुट नहीं होता है। देखिए वैसे ज़्यादातर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या लगाते हैं, बाई प्रपोजिशन लगाते हैं, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन। ठीक है। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछता हूँ आपसे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट ड्रॉप करिएगा, आप बताइएगा कि बाई कार, ये लिखा हुआ है, सॉरी जस्ट अ सेक, मैंने यहाँ पर लिखा कार, यहाँ पर आपको प्रपोजिशन लगाना है। मैंने यहाँ पर लिखा आकार, आपको यहाँ पर प्रपोजिशन लगाना है। ठीक है। तो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बताइएगा। अब यहाँ पर वापस आते हैं, तो क्या कह रहा है, वेन एवर ही इज ऑन हॉलीडे ही ट्रेवल्स ऑन फुट होता है, बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, पैदल, ऑन फुट ये लिखते हैं। ठीक है, ना कि बाई फुट। वैसे बाकी सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप बाई लगाते हो, बाई कार, बाई बस, बाई एरोप्लेन, है ना, लेकिन फुट के पहले फिर आपको ऑन लगाना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, दैट विल बी फर्स्ट, ही ट्रेवल्स बाई फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज वेरी अप्रोप्रिएट। नोटिस जो वॉल के ऊपर लगाया गया, ऑफिस की वॉल के ऊपर लगाया गया, इज वेरी अप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल उचित है। अप्रोप्रिएट मतलब होता है सुटेबल। तो यहाँ पर अगर बंधु बात करें तो देखिए एक बात समझिएगा, ये कोई बोर्ड है या वॉल है और इसमें ये नोटिस लगाया गया है ना, तो जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो इसके लिए सही प्रपोजिशन होता है ऑन। आई पुट माई हैंड ऑन दी वॉल, आई पुट माई हैंड ऑन दी डोर, है ना, इस तरीके से यूज करते हैं। अ बटरफ्लाई वॉज सिटिंग ऑन द डोर, है ना, तो ये इस तरीके से ऑन की यूसेज होते हैं। यहाँ पर जो प्रपोजिशन है वो इनअप्रोप्रिएट इसने लगाया है, ओवर, यहाँ पर क्या होना चाहिए था बंधु, ऑन। द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ऑन द वॉल इज वेरी अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बंधु, पोस्टेड ओवर नहीं होगा, पोस्टेड ऑन द वॉल। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। ठीक है, वह इतना ज़्यादा, ठीक है, विश्वासघाती इंसान है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अब देखो हो सकता है मीनिंग के बेस पे आपको सेंटेंस सही लग रहा हो, ठीक है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या एक एक पार्ट ब्रेक करने के बाद सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर चेक करना। देखो ही के आंसर इज सच एन अनट्रूथफुल मैन, अन आ का साउंड है इसलिए एन लगा रहा है। दैट नो वन विल के बाद अब एक बात बताओ, जब आप विल या सेल लगाते हैं बंधु, विल या सेल क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। मॉडल के साथ क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म का मतलब V1 आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो वन बिलीव, नो वन बिलीविंग नहीं होगा, नो वन बिलीव, ये करेक्ट आंसर होगा आपका, नो वन बिलीव। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। तो नो वन विल बिलीव हिम, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द थीप एंटर्ड द हाउस इन द मिडिल ऑफ द नाइट क्वाइट। ठीक है, जो चोर है वो घर पे घुसा, घर में इंटर किया, और कैसे इंटर किया, कह रहा है कब इंटर किया, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, है ना, रात के अंधेरे में, ठीक है, आधी रात को, और कैसे, चुपचाप। अब एक बात बताओ, देखो एक चीज समझिएगा, द थीप सही है, इंटर्ड सही है, द हाउस सही है, द मिडिल ऑफ द नाइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल ऑफ द नाइट के पहले इन लगा रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। कह रहा है कैसे इंटर किया, वो यहाँ पर बता रहा है। क्वाइट क्या होता है, QUIET, क्वाइट एक एडजेक्टिव होता है ना, इसका एडवर्ब अगर लिखोगे तो वो बनेगा क्वाइटली, वो क्या बनेगा, क्वाइटली, दिस इज आर एडवर्ब। तो यहाँ पर क्वाइट जो लिख रहे हो QUIET, इसकी जगह होना चाहिए था क्वाइटली, ये बनेगा जा करके। तो योर करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, और यहाँ पर क्वाइट नहीं आएगा, क्वाइटली, क्वाइटली इज योर करेक्ट आंसर।
20 क्लियर। 21 में आते हैं। ये बड़ा भारी भरकम सेंटेंस है आपको, ठीक है। चलो मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको विजिबल हो पूरा। पढ़ लीजिए इत्मीनान से सेंटेंस, फिर आंसर करने की कोशिश करिए, है ना। और इसमें देखिए टाइम भी दिया गया है, उसके अलावा बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो टाइम और टेंस पर आधारित है। मैंने आपको इतना हिंट कर दिया कि क्वेश्चन जो है वो टाइम और टेंस पर आधारित है, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम वहीं पर डिस्कस करता हूँ। आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को इसका आंसर करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। देखो कह रहा है इन इट्स अगस्त 1992 की बात करें। है इसके लिए आपको पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इनमें से करेक्ट सेंटेंस दिए गए सेंटेंस के लिए, ठीक। कुछ नहीं करना, देखो बड़े आसानी से कह रहा है इन इट्स अगस्त 1992 इशू द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन डिस्क्राइब दीज। अब देखो एक तो पहले तो ये गलत हो गया, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर लिख रहा है पहले वाले पे द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन डिस्क्राइबिंग, ये डिस्क्राइबिंग बस इनको पॉइंट आउट करते चलिएगा। यहाँ पर लिख रहा है हैज बीन डिस्क्राइब्ड, इसको बाकी सेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो डिस्क्राइब्ड लिख रहा है, यहाँ पर देखोगे वाज डिस्क्राइबिंग लिख रहा है। अब मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, पहला वाला, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, डायरेक्ट आईएनजी लगा रहा हो तो टेंस कौन सा बन रहा है, ठीक है, वो गलत हुआ। दूसरा मैंने सेकंड वाला भी मैंने यहाँ से, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। रीज़न इज दैट क्योंकि ये पास्ट है और यहाँ पर ये प्रेजेंट लगा रहा है, हैज बीन डिस्क्राइब्ड, प्रेजेंट है, ये भी हट गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखिए ये पास्ट लगा रहा है, इसमें भी पास्ट लगा रहा है, वाज डिस्क्राइबिंग। अब अगर वन टाइम एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करिए, अगर वो एक्शन गोइंग ऑन है तो फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करिए। तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ समझ में आएगी आपको, वो समझ में आएगी कि ये जो थर्ड वाला स्टेप है ये आपका इनकरेक्ट है ना, तो करेक्ट। अब इसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हो, देखो और किसका टाइम है, पास्ट का, तो टेंस भी कौन सा होना चाहिए, पास्ट का। जब पास्ट का टाइम लगाएंगे तो पार्ट नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड। He continued staring at the elephant as if he had not seen one before, है ना। वो लगातार एलिफेंट को ऐसे स्टेयर कर रहा था, ऐसे घूर रहा था जैसे उसने पहली बार, इसके पहले कभी नहीं देखा, उसने पहली बार एलिफेंट को देखा है। तो एज इफ मतलब होता है मानो कि, इमेजिनेशन वाले स्टेटमेंट को बताता है, एज इफ एज दो, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ही हैड। अब हैड के साथ आप क्या करते हैं, हैड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं, सी, सा और सी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ही हैड नॉट सी, नहीं होगा ही हैड नॉट सीन। होपफुली 22 का फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। सी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो, है ना। अब देखिए बाय द टाइम के बारे में पीछे भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि जब भी बाय द टाइम दिया गया होगा, बाय द टाइम दिया गया होगा तो आप टेंस कौन सा यूज करेंगे। दो ही बातें अभी डिस्कस की, या तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, या फिर अदरवाइज फ्यूचर परफेक्ट। दो चीज़ें आप इसमें से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय दिस टाइम लिख रहा है, बाय दिस टाइम टुमारो, टुमारो लिख रहा है, इसका मतलब फ्यूचर का परफेक्ट आपको बनाना है बेसिकली यहाँ पे। तो फ्यूचर का परफेक्ट बनाओगे तो विल बी राइट, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था विल हैव रिटन, विल हैव रिटन 25 व्हेन, ठीक है। सनातन आस्क्ड मिस्टर जगदीश फॉर अ फ्रेश इवोल्यूशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, little did him know that the result will come
आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लेंदी सेंटेंस है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। देखो व्हेन सनातन आस्क्ड, आस्क का मतलब क्या हो गया बंधु, पास्ट, सही है। अच्छा, जब सेंटेंस लेंदी होता है तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान होती है, ठीक है, इसके लिए आप श्योर रहिएगा। कह रहा फॉर अ फ्रेश इवोल्यूशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट से भी पास्ट समझ में आया। लिटिल डिड हिम नो, डिड का मतलब पास्ट, सही है, ये भी क्लियर हो गया। देन ही विल, गलत हो गया, विल मतलब फ्यूचर, फ्यूचर नहीं, यहाँ पर भी पास्ट होगा तो विल चेंज टू वुड, है ना। और बाकी देखो आगे क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड, यहाँ से भी पता चल रहा है पास्ट, तो इसका मतलब पूरे में पास्ट है, एक जगह फ्यूचर है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल, ये हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल, नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जहाँ पर विल है, विल को चेंज करेंगे हम किस में, वुड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा बंधु, वो आंसर हो जाएगा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। 25 के बाद आते हैं 26 से, ही विश्ड ही हैज मोर रिसोर्सेस टू सपोर्ट दी पुअर, है ना। अब देखो एक बात समझना, इसमें भी आपको, बस मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर भी करेक्ट सेंटेंस निकालना है। क्या करना है आपको, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ही विश्ड, विश्ड मतलब पास्ट, विश्ड मतलब पास्ट। अब देखो यहाँ पर हैविंग लगा रहे, गलत हो गया, हैव लगा रहा है, गलत हो गया। वैसे ही के साथ हैव नहीं लगता, ही के साथ हैज, ये भी गलत हो गया। पास्ट है तो पास्ट आगे आएगा, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। पास्ट के साथ तो पास्ट ही लगाओगे ना, बाकी कोई टेंस, दूसरा टेंस आने की कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं, ठीक है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था क्वेश्चन आपका, और इस तरीके से ये जो सेशन है ये होता है वाइंड अप, ठीक है। दो बातें आपके लिए, एक तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और एसएससी CHSL 2022 ENG मतलब इंग्लिश है, ठीक है, उससे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो सीरीज है रेगुलर वे पर मिलती रहे। क्योंकि आज हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर खत्म किया है, कल हम लोग फिलअप्स के बारे में बात करने वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स, ठीक है, बारी बारी से इन सभी को भी हम लोग कैटर करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम से पहले पहले मेरी कोशिश है कि कम से कम 4 से 5 ईयर्स के पूरे क्वेश्चंस साथ एक जगह पूरा व्यवस्थित वीडियो सोल्यूशन आपको मिल सके, ठीक है, ताकि आपके तैयारी में 4 चांद लग सकें। तो चलिए बंधु, फिलहाल लेता हूँ मैं आप, और ये चैनल ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में देखिए मैंने बताया था आपको, जस्ट अ सेक, ये है आपका इस नाम से, ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल SSC CHSL 2022, इससे ना मिले तो आगे ENG जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू क्लास।